नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HR जी के भाई अशोक सर पर। तो आज बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट घोषणा हुई है CET के लिए HSSC के द्वारा, जिसके अंदर सारी जो दिक्कत या लोगों के जो क्वेश्चंस थे ना लगभग सभी क्लियर कर रखे हैं और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में ये टेस्ट होने की पूरी संभावनाएँ हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट तैयारी करवा रही है और जिस हिसाब से इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके हिसाब से ये टेस्ट होना जुलाई के अंदर तो लगभग तय ही है। तो सबसे पहली बात है वो ये कि CET टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जोड़कर CET का स्कोर बनेगा। ये न्यूज़ पहले भी आई थी, लेकिन इन्होंने अब इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर 95 नंबर का CET होगा तो उसके बाद 5 नंबर जो एक्स्ट्रा सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अनुसार 5% अंक मिलेंगे। जैसे कि आपने देख रखा है, देख सकते हो, CET की परीक्षा में जनरल उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक लेने होंगे। एक ये कंडीशन इन्होंने और अप्लाई कर दी कि जिसने CET के अंदर 50% स्कोर ही नहीं किया वो अगली भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं है। कहने का मतलब है कि 95 नंबर की CET परीक्षा होगी तो 47.5 नंबर किसी भी उम्मीदवार के होने चाहिए। और जितने भी आरक्षित कैटेगरी जैसे OBC होगी, SC होगी, BCA BCB वगैरह होगी, इनको 40% लेने होंगे। जैसे कि 95 नंबर का CET का एग्ज़ाम है तो इनको 40 नंबर किसी भी हाल में लेने होंगे, तभी ये एलिजिबल होंगे। अभी देखो यह दे रहा है CET स्कोर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा। उदाहरण के तौर पर अगर CET के कुल अंक 100 हैं तो CET की लिखित परीक्षा में अधिकतम 95 अंक होंगे। इसमें किसी के 80 अंक आते हैं तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5 अंक मिलते हैं तो उम्मीदवार का स्कोर 85 होगा। लिखित परीक्षा में जनरल को 47.5 और आरक्षित को 40 अंक लेना जरूरी है। और ये इन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए घोषणा कर दी। ग्रुप C के लिए 10+2 और ग्रुप D के लिए 10वीं या कम योग्यता जरूरी। ये सभी को पता है कि भाई C ग्रुप की जॉब के लिए 12th पास आउट होना चाहिए और D ग्रुप की जॉब के लिए 10वीं चलती है। तो इसके अंदर ये रहा कि जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए तक है उन्हें ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेंगे। लेकिन कई बार अनुभव के अंक भी मिलते हैं ना हरियाणा के अंदर, तो अनुभव के अंक के लिए आय सीमा बाध्य नहीं होगी। इसके बाद भाई ये दे रखे इन्होंने कि किसकी कितनी फीस लगेगी। अब की बार एक नया सिस्टम कर दिया कि अगर आपके पास आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, CET के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ीस दुगनी कटेगी। देखो कैटेगरी जनरल पुरुष कैटेगरी के लिए अगर किसी के पास आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र हैं तो उसका 50% फीस लगेगी, यानी कि उसकी 500 रुपये फीस लगेगी। और स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये है कि 1000 रुपये फीस है तो वो 1000 की 1000 लगेगी। पूर्व सैनिक पुत्र अगर उसके पास भी आधार नंबर और PPP यानी परिवार पहचान पत्र है तो 50%, जनरल महिला की 25%, और अगर आधार कार्ड और वो नहीं है तो 50% फीस लगेगी। पूर्व सैनिक की 25%, दिव्यांग की 25% और SC BC की 25%। ये 25% का मतलब 250 है और 50% का मतलब 500 है और स्टैंडर्ड रेट का मतलब यहाँ पे 1000 है। और जो हरियाणा के नहीं है उन सभी की 500 रुपये तो सभी कैटेगरी की है, चाहे वो जर्नल से हो चाहे किसी से भी हो। और अगर उनके पास आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र नहीं है तो उनका 1000 रुपये लगेंगे। तो गैर हरियाणा निवासियों के परिवार पहचान पत्र कहाँ बनेंगे, तो उनके लिए तो सभी 1000 रुपये ही फीस लगेगी। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इन्होंने घोषणा की है कि कितने पद रिक्त हैं, तो हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालय में 3.32 लाख पद रिक्त हैं। और इसके अंदर दे भी रखा है हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालयों में 3,32,313 पद रिक्त पड़े हैं। मनोहर लाल जी ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए बीड़ा उठाया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, इसलिए ना न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करो, करंट लगभग वहीं से तैयार हो जाएगी। तो हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य से ग्रुप C, A, B, C, D के पदों की स्वीकृत संख्या भरे हुए और पदों की संख्या मांगी है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों से भी भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया है। इस क्रम में CET की संशोधित पॉलिसी जारी करने की तिथि तय हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले साल ग्रुप C और D पर भर्ती किए जाने की घोषणा की। पिछले साल जून में CET का होना था, मगर इसे 1 साल लग गया। अब आगामी जून में CET आयोजित होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA CET टेस्ट का आयोजित करेगी। ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर कर दी है कि CET का टेस्ट HSSC नहीं लेगी, NTA लेगी। और NTA एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा लेवल का बनाती है, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, तैयारी को लगे रहो।
इसके बाद ग्रुप सी और डी पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया तेज कर देगा। सीटी के कारण एचएसएससी के पास आवेदकों की संख्या भी कम होगी, इसलिए जल्दी भर्ती हो सकेंगे। और जो दूसरी भर्ती है ना, वो एचएसएससी लेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हरियाणा के बोर्ड के निगमों में 2,99,000 पद हैं, उसमें से 1,67,000 भरे हुए हैं और 1,31,000 खाली हैं। और हरियाणा सरकार के विभागों में 2 लाख पद खाली हैं और टोटल 3,32,000 के आसपास पद खाली हैं। तो इसके ऊपर जब भर्ती जल्दी कराएंगे। और इसका एक रीज़न ये भी है कि 2024 में चुनाव होंगे, तो 2023 के अंदर इनको अपनी छवि बनाने के बच्चों को जॉब दी, तो 2022 के एंड में 2023 के अंदर ये बहुत सी भर्तियाँ करवाएंगे, ताकि चुनाव के टाइम पे इनकी छवि बहुत अच्छी बनी रहे। तो आप अपनी तैयारी के लगे रहें और एग्ज़ाम देख लेना, ज़रूर होगा और जल्दी होगा। और ये नेक्स्ट, परिवार आय 1.80 लाख रुपए तक सालाना वालों को ही मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ। सीटी और एचएसएससी की परीक्षा में जनरल को न्यूनतम 50 और आरक्षित को 40% अंक लेना जरूरी। सीटी की वैधता 3 साल होगी, स्कोर बढ़ा सकेंगे, अगर बढ़ा तो अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये तो आप सभी को पता है। तो ये सीटी के अंदर जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड है। अगर कम स्कोर लगता है तो अगली बार फिर से दो, और फिर स्कोर आएगा तो वो 1 साल घट जाएगी, आगे के 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा वो। अनुभव के अंकों के लिए 1.80 लाख रुपए तक की सालाना आय तक बाधा नहीं होगी। सही बात है यार, जो कोई गवर्नमेंट जॉब लग रहा है उसी को एक्सपीरियंस होगा, और अगर उसी को एक्सपीरियंस है तो उसकी सालाना आय तो 1.80 लाख रुपये से ज़्यादा होगी। तो इसलिए आय सीमा हटा दी गई है। और ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ आपको यही पढ़ाई थी कि सीटी स्कोर के अनुसार भर्तियों के लिए इच्छा जताई जाएगी। सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए ये है उद्देश्य। पुरुष उम्मीदवार के लिए माता, पत्नी, अविवाहित भाई और पुत्र, अविवाहित महिला उम्मीदवार स्वयं पिता माता, अविवाहित भाई, विवाहित महिला उम्मीदवार के लिए स्वयं पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर या जेठ और पुत्र। तो ये सभी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं आराम से। तो ये है, यही था आज की न्यूज़ के अंदर। और एक आप अपनी सीटी की तैयारी को लगे रहो, क्योंकि जून के एंड में या जुलाई के अंदर ये एग्ज़ाम होना लगभग तय है। और एक टाइम पर अचानक से जब ये घोषणा कर देंगे कि भाई 15 दिन बाद पेपर है, तो 15 दिन के अंदर कोई तैयारी नहीं होती। तो अपना धीरे धीरे लगे रहो, और सीटी के अंदर ही जिसकी अच्छी रैंक आएगी ना, अगले साल वो ही अच्छी जॉब ले पाएगा। क्योंकि उसके बाद सीटी की पॉलिसी को पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आए और क्या नई पॉलिसी लागू कर दे, लेकिन ये श्योर है कि 2023 में खट्टर सरकार भर्ती करवाएगा ही करवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था आपकी आज की वीडियो में। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।